नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। आज हम एक विधानसभा सीट को लेकर के पॉलिटिकल चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीट आमतौर पर अगर देखी जाती है तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ब्राह्मणों का दबदबा है क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादातर आपको ब्राह्मण और उसके अलावा अन्य बड़ी जातियों के लोग मिलेंगे। इस सीट पर लोजपा की तरफ से उनके बड़े नेता राजू तिवारी जो है फ़िलहाल मौजूदा वक्त में यहाँ के विधायक हैं। ये सीट गोविंदगंज थाना की सीट है, यानी गोविंदगंज विधानसभा की सीट है और इस सीट को लेकर के समीकरण कुछ अलग तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आदेश जी और इनसे हम जानेंगे इस सीट के बारे में, क्योंकि हम दोनों ही लोग एक तरीके से स्थानीय तरीके से इस सीट से जुड़े हुए हैं। मैं खुद उसी क्षेत्र से आता हूं, तो इस क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहां पर किस तरीके से समीकरण बनाए गए हैं और क्या पॉलिटिक्स चल रही है अंदर खाने। सर, क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा सीट को लेकर? देखिए, ये गोविंदगंज जो विधानसभा क्षेत्र है पूर्वी चंपारण का, ये अभी सबसे जो हॉट सीट है वो पूर्वी चंपारण का बना हुआ है। आपको बता दें कि एकमात्र यही एक सीट है जहां पर लोजपा ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि लोजपा का शुरुआत से ही कहना था कि हमको जदयू को हराना है और बीजेपी को जिताना है। इसलिए उन्होंने जितने भी जगह बीजेपी के उम्मीदवार खड़े थे वहाँ पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा किए। लेकिन गोविंदगंज ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी के खिलाफ एलजेपी है, क्योंकि संसदीय बोर्ड जो है बिहार के, उसके अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। बहुत बड़े नेता हैं, काफ़ी उनकी एक तरह से कहे तो मान मर्यादा है पार्टी में, और इसी के चलते जो है वो वहां से उम्मीदवारी अपनी खत्म नहीं कर पाए। और आपने अपनी चर्चा में बताया कि चूँकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और ब्राह्मणों में जो है वो राजू तिवारी की काफ़ी अच्छी जो है वो पकड़ है और इस कारण उस पकड़ को वो गंवाना नहीं चाहते हैं और अपनी सीट को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वहां से अब खड़ा होने का फैसला किया और बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। दरअसल बात यह है कि जब पिछली बार जदयू महागठबंधन में थी उस समय यहाँ पर मोदी लहर जिस तरीके से बात हो रही थी मोदी लहर की पूरे बिहार में, लेकिन चुनाव के वक्त जो परिणाम आए उसमें बीजेपी उतना अच्छा कमाल नहीं कर सकी और महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय। लेकिन इस क्षेत्र में राजू तिवारी जीत कर पहुँचे थे मोदी लहर की वजह से, क्योंकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था। अब मैं आपको जानना चाहूँगा आपसे कि कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनका किस तरीके से, क्योंकि जितने उम्मीदवार आपको दिखेंगे यहाँ पे वो भी ब्राह्मण ही है, कोई अलग जाति के नहीं है यहाँ पे। देखिए, ब्रजेश पांडे जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के भाई हैं। पिछली बार भी लड़े हुए थे कांग्रेस के टिकट पे, लेकिन उस लहर के दौरान भी हार गए थे कांग्रेस से। और इस बार जो आपको बताएं कि कमोवेश स्थिति वही है, बल्कि सेंधमारी जो होने की संभावना है वो एनडीए के वोटों में ही है। क्योंकि आपको बताएं कि जो सुनील मणि तिवारी जो वहाँ से बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारा है वो कोई वहाँ के बहुत जाने पहचाने चेहरे नहीं हैं, एक आम कार्यकर्ता हैं जिन्हें खड़ा किया गया है। तो ऐसी वहाँ बातें चल रही हैं कि बीजेपी पहली बार सीट लेकर गोविंदगंज का एक तरह से वॉक ओवर देना चाहती है एलजेपी को। यानी कि उन्हें भी पता है कि राजू तिवारी जो हैं, अगर उनके सामने अगर हम हैं मीना द्विवेदी जो कि जदयू से पहले उम्मीदवार हुआ करती थी और काफ़ी उनकी पकड़ है ब्राह्मण और वहाँ के अन्य जातियों के वोटरों पर, अगर उनको खड़ा किया जाता, अगर सीट जो है जदयू को दिया जाता या फिर बीजेपी से ही मीना द्विवेदी को टिकट दिया जाता, तो हो सकता था कि वो जो है वो राजू तिवारी के वोट में सेंधमारी कर सकती थी और इससे फायदा कांग्रेस को मिल सकता। इस बार तो टक्कर की भी बात कही जा रही थी कि जैसे ये बात चल रही थी कि एलजेपी अगर अलग होती है तो मीना द्विवेदी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा था वहाँ पे कि वो जदयू के टिकट पे वहाँ से चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये सीट अपने पास ही रखी, जदयू को नहीं दिया। क्योंकि लेकिन ये देखना चाहिए था, अगर सच में बीजेपी एलजेपी को अपने से अलग मानती है तो शायद ही उसे ये देखना चाहिए था कि इस सीट से मीना द्विवेदी पहले जो है विधायक रह चुकी हैं। वही तो बातें आ रही हैं ना कि जैसे कि अगर जीतना रहता ये सीट अगर एनडीए को, तो मीना द्विवेदी को जदयू से टिकट दिया जाता, जदयू को सीट ऑफर किया जाता। लेकिन सबसे पहले तो होता है कि बीजेपी पहली बार ये सीट को अपने पास लेती है और फिर से जो सीट तो ले लेती है, लेकिन उम्मीदवार जो है ऐसे व्यक्ति को खड़ा करती है जिससे सब कोई पहचाना नहीं जानता नहीं है। खुद जो अरेराज का इलाका है वहाँ के लोग उनको ज़्यादा नहीं जानते हैं। और
कितने जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर बीजेपी ले भी ली तो मीना द्विवेदी को बीजेपी के टिकट से उन्हें उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था, ताकि वो राजू तिवारी और जो ब्रजेश पांडे हैं उनको वो कड़ी टक्कर दे सकती थी और जीत भी सकती थी। लेकिन एक की संभावना भी लग रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से राजू तिवारी को लेकर के जो ब्राह्मण वोट है वो थोड़ा बहुत छिटक रहा था और उसमें बढ़िया सेंधमारी कर सकती थी वो, अगर उन्हें मौका मिले। देखिए मैं बता दूं आपको, गोविंदगंज का इतिहास जो है, ये चाहे राजू तिवारी हो या मीना द्विवेदी हो, एक व्यक्ति की सहानुभूति इन सबको मिलता है, वो है देवेंद्र दुबे, जो कि पहले से वहाँ से विधायक हुआ करते थे। काफ़ी रॉबिन हुड दुबे कहा जाता था उन्हें उस इलाके में, और उन्हीं के का नाम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी उम्मीदवार प्रयोग करते हैं, चाहे वो राजू तिवारी हो, राजन तिवारी हो या मीना द्विवेदी हो। तो एक जो मीना द्विवेदी हैं उनका अपना क्षेत्र में, चूँकि 2005 में, 2010 में और 2000 में उनके हस्बैंड जो थे भूपेंद्र नाथ दुबे जो थे वो भी चुनाव लड़ चुके थे, तो उनकी जो है उस इलाके में पैठ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यही है कि एक तरह से बीजेपी ने एक क्या कहा है, जो कयास लगते हैं कि जो भी लोजपा कर रही है वो बीजेपी के इशारे पे कर रही है, तो वो जगह फिट नहीं बैठ रहा था, उसके लिए बीजेपी ने अपनी आंखें मूंद ली। मतलब गोविंदगंज वो सीट है जिसने दिखा दिया जदयू को कि बीजेपी पीछे के रास्ते से लोजपा के साथ ही है। हाँ, बीजेपी जो है, गठबंधन की बात करते हैं, लोजपा भाजपा गठबंधन। देखिए इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि जदयू को घेरने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी या और एलजेपी मिलके घेर रही है। ये तो बात हो गई सर, मतलब हाँ, लेकिन एक जगह गोविंदगंज की हम बात कहें तो उनका सारा भेद वहाँ उजागर हो जा रहा है। वो ऐसा सीट है, इसलिए मैंने कहा कि शुरू में ही काफ़ी हॉट सीट है और काफ़ी जो है ये जो पर्दे के पीछे खेल की बातें हो रही हैं उसको सामने रखने वाला वो सीट है। एक चीज़ और, मैं ये तो एनडीए की बात हो गई, लोजपा की बात हो गई, बात अगर महागठबंधन की करें तो ऐसी बातें भी सामने आ रही थी कि मीना द्विवेदी को कांग्रेस से टिकट मिल सकता था, और जो स्थानीय नेतृत्व है यानी बिहार का नेतृत्व है, मदन मोहन झा हो गए या बाहर से शक्ति सिंह गोहिल भी हो गए, तो इन लोगों के अंदर एक ये समान था, मतलब कि भाव था कि हाँ मीना द्विवेदी को हम कांग्रेस में ला करके उन्हें इस जगह से उतार सकते हैं। लेकिन खबर ये है कि ब्रजेश पांडे को टिकट देने का मेन जो वीटो लगाया गया वो बाहर से लगाया गया। देखिए ब्रजेश पांडे तो पहला तो है उनके भाई का एक पहुंच है, दूसरा है मीना द्विवेदी जो हैं वो जदयू या बीजेपी की पॉलिटिक्स की हैं, कभी भी कहा जाए तो एक तरह से। उनके परिवार वालों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी वो जो पार्टी है वो तो कांग्रेस से ही एक विरासत चली आ रही है, तो ये था कि हाँ अगर कांग्रेस हमें दे देती है टिकट तो हम लड़ जाते हैं चुनाव। देखिए मीना द्विवेदी जो है वो जदयू के टिकट पे ही गई हैं, आपको भी पता है ये। और एक जो वहाँ ब्राह्मण वोट हैं वो ज़्यादा एनडीए के फेवर में रहते हैं, तो ऐसा डर था कांग्रेस को कि अगर मीना द्विवेदी आ भी जाती हैं कांग्रेस में तो ये एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों का एक जो तबका है वो नहीं चाहता है, वो जो है वो किसी भी हालत में बीजेपी या उनके सहयोगियों को ही वोट करती है वो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा 2015 के चुनाव में राजू तिवारी को मिला कि मोदी के खिलाफ लहर होने के बावजूद भी वो उन्हें जीत मिल जाती है, क्योंकि वो उनके सहयोगी रहते हैं बीजेपी के। तो वो जो बड़ा धारा जो है जो उनसे अलग हो सकता था उसका रिस्क जो है कांग्रेस नहीं ले सकती थी। उसके बाद तो मीना द्विवेदी की स्थिति भी वही ब्रजेश पांडे वाली। ब्रजेश पांडे को फिर लेकर के दोबारा आने के क्या मकसद होगा, क्योंकि जब वो चुनाव हारे उसके बाद से कई सारे मामलों में भी जब उनके नाम आने लगे, जैसे कि एक सेक्स रैकेट को लेकर के उनका नाम आया, उससे उनकी बदनामी हुई, तो क्या कांग्रेस को इससे घाटा नहीं होगा? लगता नहीं है। आपने शुरू में ही बताया कि नाम ऊपर से आया है। हाँ। तो ऊपर तक पहुंच होगी और ऊपर तक उनकी अच्छी पैठ होगी, जिसके बाद उनका नाम क्लियर हुआ होगा। और दूसरी बात है कि जो भी आरोप लगे थे वो एक तरह से ख़त्म हो गए उन पर। और दूसरी बात यह है कि ब्रजेश पांडे जो हैं, जो हमारी उन जगह पर लोगों से बात हुई, आप भी जानते हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि 2015 में वो नहीं जीते थे और वोट परसेंटेज भी था उनका बहुत ज़्यादा कोई नहीं था। तो एक बिहार जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उन्हें तो अफसोस होगा ही ब्रजेश पांडे के उम्मीदवार बनने से, क्योंकि और भी दूसरे लोगों को खड़ा किया, जैसे आपने मीना द्विवेदी की बात की, तो वो ब्रजेश पांडे से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हो सकते थे। तो यानी मीना द्विवेदी मजबूत उम्मीदवार हो सकती थी। निर्दलीय चुनाव लड़ने की जब बात थी तो उन्होंने मना कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब मुकाबला गोविंदगंज में
जो दिख रहा है वो साफ तौर पे यही दिख रहा है कि जीतते हुए एक ही प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं जो कि राजन तिवारी हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो है एकदम एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसे आम जनता तक वहाँ की नहीं जानती है। मैं यहाँ पे चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या बीजेपी चाहती तो इस ब्राह्मण बहुल इलाके को अपने वोट बैंक के तौर पे यूज़ नहीं कर सकती थी, जो उसने लोजपा को सपोर्ट करने के लिए वो चली गई? अपना कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट उतारती वहाँ से कि ये सीट बीजेपी की सीट हो जाती? देखिए, अभी चुनाव बाकी है और जो नए उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि वो अच्छा मेहनत करें और जनता का सहयोग उनको मिले। देखिए, अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं और हर एक नेता जो है, जब आप देखिए बात यूपी में शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से डमी उम्मीदवार की तरह लाया गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि बाद में वो जम गए और बहुत दिन तक रह गए। तो वो इसलिए संभावनाओं का खेल है। अभी हम लोग कह रहे हैं कि सुनील मणि तिवारी जो है कमज़ोर है, लेकिन हो सकते हैं कि वो टक्कर दें, जीत के भी आ जाएं। तो ये कोई बड़ा ये इशू नहीं है कि बीजेपी ने क्यों ऐसे, हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हो सकता है कि ब्राह्मण सीट पर बीजेपी इस बार अपने आप को स्थापित करना चाहती हो, इसलिए अपने उम्मीदवार वहाँ पर दिए हो। हाँ, तो ये भी हो सकता है। अब देखना ये है कि सुनील मणि त्रिपाठी जो है वो किस तरीके का कमाल करते हैं, क्या बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। फिलहाल ये तो चुनाव में पता चलेगा, हम अभी संभावनाएं ही लगा सकते हैं और अभी की संभावनाएं तो फिलहाल पक्ष में दिखाई देती हैं लोजपा के, यानी कि राजू तिवारी के हित में। तो फिलहाल आज हमने विधानसभा क्षेत्र गोविंदगंज के बारे में चर्चा की है। ऐसे ही आगे और भी विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। आदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।